नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं निखिल सिंह। देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है? कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप? क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी हां, कानून व्यवस्था एक ऐसा शब्द जो आए दिन खबरों के माध्यम से आप सुनते और पढ़ते हैं। यह शब्द केवल खबरों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों निखिल? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कहते हैं बात कानून व्यवस्था की होती है तो अच्छे समाज और माहौल का निर्माण करती है। किसी भी राज्य, किसी भी शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना एक अच्छी कानून व्यवस्था का एक मुख्य अंग है। और जहां भी कहीं राजनीति का या जो एक सामाजिक टकराव होता है या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है तो वहीं कानून व्यवस्था आपके लिए न्याय का द्वार खोलती है और न्याय का द्वार कई अवसरों पर भी खोलती है। और 1 जुलाई से यानी आज से जब कानून प्रणाली में बड़े बदलाव को देखने को मिल रहे हैं तब यह बात कही जा रही है कि इस न्याय की व्यवस्था में आखिर बदलाव क्या आया है। क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि जो हमारे मौजूदा कानून हैं उनके बारे में कहते थे कि तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन क्या अब वो तारीख पर तारीख मिलेगी या उनको भी समय की सीमा में बांधा गया है? जब बात करते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस हरीड इज नॉट जस्टिस बरीड। अब ये कानून कहते हैं कि जस्टिस हरीड इज नॉट जस्टिस बरीड, क्योंकि अब समय सीमा के तहत ये कानून बांधे गए हैं। तो क्या है इन कानूनों में खास? किस तरह से ये जनता को लाभ पहुंचाएंगे? किस तरह से ये नागरिकों के हित में है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कानूनों में दंड पर नहीं न्याय पर जोर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि दरअसल इन कानूनों में है क्या। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज गौरव, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को साफ किया और बताने की कोशिश की कि इन कानूनों के जरिए जो भी जो बदलाव है वो आखिर क्या है और इनको लेकर के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो दरअसल भ्रम की स्थिति को दूर करना बहुत जरूरी है। आज गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल, और इस सब बातों पर हमारा फोकस होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इससे आपके जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इन सभी सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे और साथ ही साथ विश्लेषण के साथ हम आपके लिए तमाम चीजें लेकर आए हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स लेकर आए हैं जिनसे आपको इन कानूनों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम नए भारत के नए कानून की। तो गौरव, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि नए भारत के नए कानून हैं और आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब नए कानूनों के लागू होने के बाद देश में ब्रिटिश कालीन गुलामी की मानसिकता वाले जो कानून थे, आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एविडेंस एक्ट था, उनको अब आज से छुट्टी दे दी गई है और नए कानून लागू हैं। इसके विषय में अमित शाह ने तमाम सारी जो भ्रांतियां थी उनको दूर किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। देश को आज से ब्रिटिशकालीन गुलामी के कानूनों से मुक्ति मिल गई है और देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। देश को इन नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए सामने आए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोर देकर कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी हो रही है। नए कानूनों से अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में भारतीय आत्मा है। इन कानूनों में महिलाओं और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। गृह मंत्री ने इन कानूनों को जल्दबाजी में लाए जाने के आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा कि इन कानूनों को लेकर लगभग 4 वर्षों तक व्यापक तैयारी की गई है। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है। गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई।
सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं, हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया है। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि कानूनों को लागू करने से पहले इससे जुड़े सभी लोगों को व्यापक ट्रेनिंग दी गई है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशरी में लगभग 20,000, फोरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868 मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। अमित शाह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने से लेकर तमाम विषयों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। ये कानून नागरिकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर 1 या 2 टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ शुरुआती व्यवहारिक समस्याओं के बाद अब अगले 3-4 वर्षों में ये कानून थाने से लेकर न्यायालयों के स्तर पर नोटिफाई हो जाएंगे तो अपराधों पर भी नकेल कसी जा सकेगी और न्याय मिलने में तेजी आएगी। नए कानूनों में महिला और बाल अपराध पर कई सारे प्रावधान सख्त किए गए हैं, जबकि मॉब लिंचिंग जैसे अपराध की सजा भी तय की गई है। यानी कि आने वाले समय में इन तीनों नए कानूनों की वजह से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जब दोषियों को सजा जल्द से जल्द मिलेगी तो अपराधों में भी कमी आएगी। अमित शाह ने कहा कि अदालतों में मामलों का इतनी बड़ी संख्या में लंबित होना कांग्रेस की पूर्व सरकारों की देन है और नए कानून हमें इससे निजात दिला सकेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दरअसल इन 3 कानूनों के जरिए क्या कुछ बदला है और क्या कुछ है इन कानूनों में खास, इसको जानेंगे गौरव के जरिए। गौरव आपको इसके बारे में और डिटेल्स बताएंगे। शुक्रिया निखिल। साफ तौर पर अगर हम देखें तो 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। इसमें आपके लिए क्या कुछ खास है? डिजिटल प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस किया गया है। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं ये हैं कौन कौन से। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो कि पहला कानून है, आईपीसी के बदले इसको लेकर आया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह दूसरा कानून है जिसको सीआरपीसी के बदले लेकर आया गया है। और यह है तीसरा कानून, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, जिसको आईईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले लेकर आया गया है। क्या इसकी प्रमुख बातें हैं, आइए आपको बताते हैं। अब आप देखिए कि क्या इसके लक्ष्य होने वाले हैं, क्या इसका उद्देश्य होने वाला है, क्या फोकस है और अंतरराष्ट्रीय मायने इन कानूनों के क्या हैं। आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं। लक्ष्य पर अगर हम फोकस करें तो आप देखिए क्या लक्ष्य अब की बार का रखा गया है इन कानूनों का। भारतीय संविधान के मुताबिक न्याय इसमें मिलता हुआ नजर आएगा। दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना होगा और गुलामी की मानसिकता को खत्म करना यह उद्देश्य है। पीड़ित केंद्रित यह न्याय होगा और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था यहां से लागू होती नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखिए कि उद्देश्य क्या होने वाला है। ये देखिए, उद्देश्य भी हम आपको बता रहे हैं। निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, त्वरित ट्रायल, ये हम देख रहे हैं इसको। और न्यायालय और जेल के बोझ को यहां पर कम करने के लिए बहुत तमाम ऐसी चीजें जिन पर प्रणालियों को चेंज किया गया है। सामुदायिक सेवा का प्रावधान यहां पर किया गया है। दोष सिद्धि दर में वृद्धि की गई है और कार्यवाहियों का समयबद्ध निस्तारण भी किया गया है। यह उद्देश्य है इन कानूनों का। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि तमाम यहां पर लक्ष्य रखे गए, उद्देश्य हैं। इसके अलावा फोकस की अगर हम बात करें तो इन कानूनों का सबसे ज्यादा फोकस कहां पर नजर आ रहा है, आइए देखते हैं। आइए अब आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जल्द समाधान के लिए हर चरण पर सख्त समय सीमा का पालन करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग अब किया जाएगा, यानी डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस किया गया है। इसके अलावा भौगोलिक सीमाओं से परे न्याय तक ऑनलाइन पहुंच अब बहुत जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा कानूनी भाषा में स्पष्टता और सटीकता अब नजर आएगी। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी अब इसमें होती हुई नजर आएगी। तो यह फोकस है और इसी फोकस पर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी न्याय प्रणाली जो है वो अब बदलती हुई नजर आएगी। जीवन में बदलाव होगा और साफ तौर पर न्याय प्रक्रिया में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मायने क्या कहते हैं, इसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो मायने हैं इन कानूनों के वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, वैश्विक अपराधों से निपटना
विदेश में संपत्ति की कुर्की, जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग, सीमा पार संगठित अपराध, आर्थिक और साइबर अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विदेशी क्षेत्राधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण भी अब रख दिया गया है। तो ये है इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता रहे हैं कि इन कानूनों में जो सबसे बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो यहां पर जो तमाम अब की बार के अपराध हम देख रहे हैं, उनको अब की बार इनमें शामिल किया गया है। वो अपराध कौन कौन से हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये सारे अपराध होने वाले हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था, राजद्रोह जो था वो अब देशद्रोह में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा एसिड अटैक, मॉब लिंचिंग, महिला आतंकवाद, संगठित अपराध, पंचायती राज और जुवेनाइल जस्टिस, ये तमाम ऐसे 8 पॉइंटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अपराध की श्रेणी में साफ तौर पर इनको शामिल किया गया है और इस पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले देशद्रोह की बात कर लेते हैं, और इसको लेकर आया गया है देशद्रोह को राजद्रोह की जगह पर। तो अब देखिए देशद्रोह में क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजद्रोह के लिए अब देशद्रोह कानून होगा, यानी कि राजद्रोह को अब निरस्त कर दिया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर दंड का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, और जिससे कानून की सीमा और विस्तृत हुई है। ये तमाम बड़े पॉइंट्स हैं देशद्रोह के। इसके अलावा अगर हम अगले अपराध की बात करें, तो आप देखिए एसिड अटैक, जो कि हमने देखा था, इस पर कड़े प्रावधान हमेशा से मांगे जा रहे थे, और ऐसे में इसको आपकी बार इसमें सम्मिलित किया गया है। एसिड हमले में बड़ी सजा है, और अब सख्त सजा इसमें देती हुई नजर आएगी। कम से कम 10 साल की सजा यहां पर मुकम्मल की गई है, और आजीवन कारावास तक यह हो सकती है। नुकसान के इरादे से एसिड फेंकने के प्रयासों पर कम से कम 5 साल की सजा होगी। एसिड में कोई भी पदार्थ शामिल जिसमें अम्लीय, क्षारीय या जलने की प्रवृत्ति वाले पदार्थ जो होंगे उसमें शामिल होंगे, तो यह एसिड अटैक की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें, तो आप देखिए कि किस तरह से, और मॉब लिंचिंग, जो कि अब की बार पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉब लिंचिंग भी बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि एक से ज्यादा लोग जहां पर होते थे, तो ऐसे में भीड़ का कोई चेहरा ना होने की वजह से उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब मॉब लिंचिंग पर भी साफ तौर पर अपराध श्रेणी में बहुत सख्त कानून यहां पर रखे गए हैं। गैर इरादतन हत्या की नई श्रेणी मॉब लिंचिंग जोड़ी गई है। 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह की ओर से नस्ल, जाति, लिंग, जन्म, समुदाय, भाषा के आधार पर हत्या, समूह के हर सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास, जरूरी होने पर लग सकता है जुर्माना भी। भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने पर भी दंड का प्रावधान मॉब लिंचिंग में रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो बड़े अपराध हैं उनमें क्या क्या कुछ बदला गया। महिलाओं के लिए बहुत कुछ है अब की बार, और आप देखिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती की गई है। बलात्कार और यौन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ अपराध के लिए गंभीर दंड का प्रावधान यहां पर किया गया है। यौन अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग निरपेक्ष बनाया गया है। EFIR और मुफ्त FIR का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अब देखिए महिलाओं की बात हमने कर ली, हमने आपको मॉब लिंचिंग दिखा ली। आतंकवाद को देखिए, आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है इन कानूनों में। क्या है? विस्फोटकों, घातक हथियारों, रसायनों या किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग आतंकवाद में शामिल है। सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों से नष्ट करना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और आपराधिक बल प्रयोग या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद में रखा गया है। आतंकवादी कृत्यों के लिए कठोर दंड यानी मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। और साथ ही देश की सीमा के बाहर किसी संपत्ति की क्षति जिसका उपयोग भारत की रक्षा या भारत सरकार के कामकाज से संबंधित हो, आतंकवाद माना जाएगा। आतंकवाद पे हमने आपको बताया। अब इसके बाद आप देखिए कि और क्या है। संगठित अपराध, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इसमें भी तमाम प्रावधान किए गए और जो सख्त सजा है उसको यहां पर मुकम्मल किया गया है। पहली बार संगठित अपराध से निपटने के लिए समर्पित धाराएं होंगी। अपहरण, डकैती, साइबर अपराध, संगठित अपराध और स्नैचिंग, सट्टेबाजी, जुआ, परीक्षा पत्र बेचना, छोटे अपराध, इनमें सब शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सिंडिकेट्स या गिरोह की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से या संगठित अपराध, सिंडिकेट द्वारा हिंसा, धमकी या जबरदस्ती का उपयोग करके की गई गतिविधियां अब दंडनीय होंगी। अपराध के कारण जीवन हानि पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास यहां पर रखा गया है। तो ये तमाम प्रावधान यहां पर किए गए हैं। और आप देखिए इसके अलावा संगठित अपराध हमने आपको दिखा दिया। अब पंचायती राज को देखिए कि पंचायतों में क्या कुछ हो सकता है। वहां पर BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। गैर कानूनी अनिवार्य श्रम, पशुओं के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, चोरी, झपटमारी, कड़े प्रावधान के तहत पशु को क्षति पहुंचाना, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करना भी इसमें अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित धाराओं में कड़े प्रावधान किए गए हैं और मामले में नियुक्ति अधिकारी, मजिस्ट्रेट या प्रभारी अधिकारी को मामले से जुड़ी जानकारी देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। यह हो गया पंचायती राज। अब इसके बाद और जो दूसरा कानून जो अब की बार आ रहा है, आप देखिए जुवेनाइल
जस्टिस की बात हम कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्या कुछ होगा उसमें यह भी हम आपको बताएंगे। 7 साल से अधिक और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मामलों के आधार पर प्रावधान है। अपराध करने वाले बच्चों को पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और पुलिस द्वारा बच्चे को लॉकअप या जेल में नहीं रखना होगा। अपराध के अनुसार बच्चे की जमानत या गैर जमानत पर प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। तो आप देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे थे टेक्नोलॉजी के लिहाज से कि ये जो तमाम नए अपराध अब की बार की श्रेणी में जोड़े गए हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों कानूनों को अगर हम देखें तो इन तीनों कानूनों को लगातार हम देख रहे हैं कि इन तीनों कानूनों में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आपके लिए हैं, आपके अपनों के लिए हैं। और कहीं ना कहीं इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी तो आएगी लेकिन साथ ही साथ मजबूती भी आती हुई नजर आएगी। तो ये हमने आपको बड़े बदलावों की बड़ी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से ये जो तमाम अपराध हैं ये तो श्रेणी में जोड़े ही गए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आगे भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। चलिए वापस चलते हैं निखिल के पास। निखिल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से ये पूरा जो तीनों कानून है, तीनों नए आपराधिक कानून हो, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्या कुछ बदला है लोगों के लिए, इसके विषय में हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नए भारत के नए कानून। और जिस तरह से आपको बताया गया कि ये जो तीनों नए कानून हैं किस तरह से पूरी जो देश की न्याय व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन इसको लेकर के रिएक्शंस भी तरह तरह के आ रहे हैं। देश में अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे इन कानूनों की जगह अब 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज यानी कि 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। तो जहां एक तरफ कानूनविद और पुलिस अधिकारी नए आपराधिक कानूनों का स्वागत कर रहे हैं तो तमाम विपक्षी दल जो है वो इसको लेकर के अपनी अलग अलग राय भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग इस पर, आइए आपको दिखाते हैं। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाइयों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। Under the Indian Penal Code, the punishments have not been reviewed since 1860. So fines of 500 rupees for serious offences are still there. This all had to be changed. Nobody has looked at it. सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से अगर हम पहले चलें तो एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य नियम में जो हमने किया है, फोरेंसिक्स हमने मैंडेटरी कर दिए है कि 7 साल से ज्यादा जो सजा होगी जहां पर फोरेंसिक्स होंगे। फोरेंसिक्स साइंटिफिक एविडेंस है, हर जगह माना जाता है और सही है। उसी के लिए मानने के लिए जो हमने कानून लागू किया है उससे हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस पड़ेगा। पुरानी कानून व्यवस्था जो कानून का है वो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही थी। उसमें कई चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होनी बहुत ज़रूरी थी। कई चीज़ें थी जिनमें कोई समय सीमा नहीं थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए इन खामियों को दूर किया गया है और ये भारत को, बदलते भारत के हिसाब से ये कानून लाए गए हैं जो आगे आने वाले समय में लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलों से राहत दिलाएंगे और न्याय जल्दी दिलाने का जो प्रयास है सरकार का, सबको न्याय सबको मिलेगा समय से। देश में लागू किए गए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत देश में पहली FIR मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज की गई। ग्वालियर के हजीरा थाने में बाइक चोरी की एक FIR दर्ज करवाई गई है। देश के सभी राज्यों में नए कानूनों के तहत मामले दर्ज होने शुरू हो गए हैं।
नए कानून के प्रति आमजन में जागृति लाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास प्रयास किए जा रहे हैं। थाना स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग नए कानून के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वहां के जनप्रतिनिधिगण, वहां के पुलिस वाले और वहां के संभ्रांत नागरिकों को बुला के पुनः इन सभी कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। Those incidents which will be happening from today onward, the incident date is today and onward, will be registered as per the new law, that is the Bharati BNS, and investigated also as per BNSS. Whoever has any doubt regarding the implementation of sections, he will be provided assistance. ये कानून इतने क्रांतिकारी हैं और इतने व्यापक इनसे रिफॉर्म है, इनके पीछे जो रिफॉर्म की धारणा है वो उसका असर जो है आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता को और जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए जो बाकी सारे अंग हैं, जुडिशरी है और लोग हैं, उनको दिखाई देगा। नए कानूनों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच में विवाद होता दिख रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है और नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर बताया कि तथाकथित नए कानूनों का 90 से 99% अंश काट छांट कर नकल करने और इधर से उधर चिपकाने का काम है। उन्होंने साथ ही लिखा कि नए कानूनों में कुछ सुधार किए गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा 3 नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन कानूनों पर पुराने कानूनों की ही छाप है। उन्होंने कहा कि ये पुराने कानून से 90% प्रभावित हैं और केवल कुछ शब्द इधर उधर बदल दिए गए हैं। वहीं मनीष तिवारी के पुलिस स्टेटमेंट वाले बयान पर प्रहार करते समय भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें इंदिरा गांधी के आपातकाल को देखना चाहिए कि किस तरह लोगों को प्रताड़ित किया गया। मनीष तिवारी को इमरजेंसी के दिनों को याद करनी चाहिए कि कैसे इंदिरा गांधी के समय देश पुलिस स्टेट बना था। लोकनायक जेपी जेल में थे, के नेता जेल में थे, प्रेस पर सेंसरशिप हुई थी, इसे कहते हैं पुलिस स्टेट। गैंग रेप में फांसी तक की सजा का प्राविधान है, 0 FIR है, कोर्ट में चार्जशीट चली गई, सालों पेंडिंग रहती थी, 120 दिन में संज्ञान लेना पड़ेगा। तारीख पर तारीख, उस पर एक फिल्म है, तो तारीख पर तारीख वाला भी जमाना खत्म हो गया। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे लगता है कि अब चार्जशीट जल्दी जाएगी और कन्विक्शन अथवा एक्विटल ये भी बहुत शीघ्र हुआ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। ये कानून महिलाओं, बच्चों और वंचितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि ये कानून स्वराज की ओर बड़ा कदम है। गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है इन तीनों कानूनों का लागू होना और किस तरह से ये जो पूरी हमारी न्याय व्यवस्था है उसको बदलने वाले हैं, किस तरह से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। और बार बार एक बात कही जा रही है पुराने कानूनों को लेकर कि तारीख पर तारीख, तो स्पीडी ट्रायल्स किस तरह से हो सकेंगे, उससे क्या कुछ फर्क आएगा, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। इसीलिए तमाम जो समय सीमा है वो भी अब की बार लिमिटेशन रख दी गई है। हम आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन इस पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले उनसे का परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष कुमार मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। सर बहुत स्वागत आपका। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है आशुतोष मिश्रा जी। संजय के चड्ढा जी जुड़ रहे हैं, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ आशुतोष कुमार मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व DGP यूपी हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष कुमार मिश्रा जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि न्यायिक प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन यहां से आता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों के लिए इसमें क्या है, आम लोग इसको कैसे समझें, क्या माने कि कानून पहले भी था, कानून अभी भी है, तो ऐसे में क्या होगा अब कि जो न्याय व्यवस्था है उसमें त्वरित अब जांच भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और त्वरित फैसले भी होते हुए नजर आएंगे। तो क्या बड़ा बदलाव है जनता के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको? देखिए, जनता के नज़रिए से अगर मैं बदलाव देखूंगा तो इनको 3 लेवल पे देखता हूँ। एक तो डिफिनीशन, परिभाषाएं, अपराध की परिभाषाएं बदली गई हैं और नए परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। दूसरे लेवल पे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन,
टाइम बाउंड बहुत से केसेस के इन्वेस्टिगेशन डाले गए। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने भी डिस्कस कर रहे थे कि ट्रायल पे डेट पड़ रही है। अब टाइम बाउंड जहाँ पे आपने डाला है वो एक काफ़ी गेम चेंजर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे, और उसमें मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि कभी बहुत बार होता है कि कोई ट्रायल प्रोसीड नहीं कर पाता क्योंकि कोई अपराधी भाग जाता है, तो वो पेंडिंग रहता है, पेंडिंग ट्रायल, और उसके कारण हमारी एक इमेज बन जाती है कि डेट पे डेट पड़ रही है या ऐसे करके। ये एक इमेज जो हार्मफुल है नॉट ओनली जुडिशरी, एडवोकेट्स, पूरे पुलिसिया सिस्टम पे भी मैं बोल सकता हूँ। तो उस पर एक काफ़ी बड़ा चेंज आया है जो आम नागरिक को समझ में आएगा और उसको ग्रैस्प करेगा और वो न्याय होते हुए देख पाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो है जो विजिबल या टेंजिबल जिसको हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ न्याय हो ना बल्कि न्याय होता हुआ दिखे भी, और इसको कहते हैं कि ये जो है एक कहीं ना कहीं कानून के, एक अच्छे कानून की अवधारणा है। विक्रम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम बात साक्ष्यों का करते हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो तमाम बड़े बदलाव हुए, चूंकि उनको हमने बहुत डिटेल में अपने दर्शकों को दिखाया भी है, उसमें जो जांच है उसमें तेजी लेकर आई जाएगी, उसको टाइम बाउंड किया जाएगा, लेकिन सबसे खास है कि जो फॉरेंसिक जांच की बात कही जा रही है, इस फॉरेंसिक जांच से क्या समझना, हम क्या उसको कैसे समझे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब फॉरेंसिक किट के साथ में या फॉरेंसिक व्हीकल के साथ में जांच होना जरूरी होगा, और जो हीनियस क्राइम्स है उसमें फॉरेंसिक जांच जो है वो अनिवार्य होगा। तो कैसे इसको समझे, क्या है इसका महत्व? निखिल जी, गौरव जी, विद्वान पैनलिस्ट, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं आपके सामने 4 वाक्य कह रहा हूं कि नकल चिट, नकल रपट, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, ये 1860 से यही शब्दावली चली आ रही थी उर्दू वाली, और आज तक चली आ रही। और जमाना कहां से कहां चला गया, इलेक्ट्रॉनिक अपराध, साइबर अपराध शुरू हो गए, हम मौका मुआयना, नक्शा नजरी, बयानबाजी, नकल चिक, नकल रपट पे ही अटके हुए थे। अब आपको देखना होगा इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता आती ही तभी है जब साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन आ जाते हैं, फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक एड्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता है। जब आप किसी कत्ल के मौके पे या किसी बलात्कार के मौके पे आप जाते हैं और फॉरेंसिक्स के साथ जाते हैं, तो जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो उनका सबका इकट्ठा करना, साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा करना, और जो और तमाम एविडेंस होते हैं महत्वपूर्ण, जैसे हेयर है या और तमाम चीज़ें हैं, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, उनको कलेक्ट किया जाता है साइंटिफिकली एक तरीके से इकट्ठा करके, जिससे कि न्यायालय के सामने पूरे अकाट्य साक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो उसको कहते हैं साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन। एक तो तत्परता, दूसरे साइंटिफिक, और दूसरे उसकी गुणवत्ता। सबई शहादत, चश्मदीद शहादत, वो ठीक है महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों के ज़माने से सबई शहादत कहते हैं ओरल एविडेंस, और चश्मदीद शहादत कहते हैं आई विटनेस को, लेकिन वो ठीक है महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर साइंटिफिक एविडेंस आ जाता है, वो ना हॉस्टाइल हो सकता है, न उसका खंडन हो सकता है, और न ही उसकी गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसलिए कन्विक्शन भी बढ़ेगा, विवेचना की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और एक तरीके से विश्वसनीयता भी बढ़ेगी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। संजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। संजय जी, हमने देखा है अब की बार बहुत बड़े बदलाव की ओर तो इशारा किया ही जा रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि धाराओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो इन धाराओं में परिवर्तन के जो मायने हैं वो क्या कहते हैं, और इससे आम जनमानस को क्या लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले तो सबसे अहम बात धाराओं के परिवर्तन का आशय इसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि कुछ एक जो ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसा है कि उन धाराओं को हटा दिया गया है। जी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो रिडंडेंट हो चुकी है, जिनका कोई महत्व तो नहीं है, एडल्टरी, जिस पे कानून आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये नहीं है, ऑफेंस नहीं है, इसी सेडिशन, इस तरीके के कई हैं। और दूसरा एडिशन है कि नई ऑफेंसेस, आपके शब्द चुरा रहा हूं, 20 ऑफेंसेस नई ऐड की गई हैं। स्नैचिंग ये ऑफेंस नहीं हुआ करती थी। देशद्रोह, बिल्कुल, सेडिशन को हटा दिया। सेडिशन के अंदर हम लोग 1962 का एक जजमेंट था, उस जजमेंट को लेके कानून निकलता। हमने देखा कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह को लाया गया है। तो क्या राजद्रोह में उस तरह के वो प्रावधान नहीं थे या उस तरह की सख्त सजा नहीं थी? देखिए, राजद्रोह के परिवर्तन क्या है परिवर्तन बहुत बड़ा है दोनों में। मैं आपको बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दोनों में है। पहले में यानी कि जो सेडिशन था, 124A IPC होता था, उसकी 3 रिक्वायरमेंट होती थी। पहली कि देश की जो सत्ता है उसके विरोध में बात करना, दूसरा, और एक प्री रिक्विजिट जो कि 1962 में जोड़ा गया था, वो था कि वो एक
एक जिसे कहते हैं ना पब्लिक ऑफेंस, पब्लिक डिसऑर्डर होने की आवश्यकता होती थी। और तो इन तीनों के चक्कर में लोग यहां तक हमने देखा मिसयूज भी होता हुआ देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया। लेकिन अब बड़ी परिपक्वता से उसको हटा के देशद्रोह को डिफाइन किया गया है। देशद्रोह की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनको आज के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बाहर बैठा हुआ आदमी अगर हमारे देश के प्रति कोई बहुत बड़ी कोई साजिश कर रहा है और उस साजिश से ये एक बहुत बड़ा कोई धमाका होने वाला है, किसी भी तरह की चीज होने वाली है, तो वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। तो इस एक बड़ी परिपक्वता लाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, राजद्रोह वाले में एक चीज और सरकार ने साफ करने की कोशिश की है, या ये कहें कि उससे परिलक्षित होता है कि जो नागरिक हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकार सरकार की मुखालफत करने की वो सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, और शब्द उसके लिए है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आप कर रहे हैं वो तो आवश्यकता है ना, इस लोकतंत्र का एक पिलर है वो। अगर हम सरकार को ये नहीं बताएंगे कि आपके द्वारा लिए गए इस कदम में ये खामी है, इसको सही करिए, इसमें और परिपक्वता लाइए। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये चेंज क्यों आ रहा है। देखिए, लॉ का क्या उद्देश्य होता है? लॉ का उद्देश्य होता है जो समाज है उसकी सेवा करना, वो परिपक्व रूप से आगे बढ़े उसके लिए काम करना। तो हमारा इतना पुराना कानून आज की आवश्यकताएं क्या वो केटर कर रहा है? तो ये पाया गया पिछले कई दशकों से, मैं कहता हूं कि ओवरऑल ये जो किया गया है वो लॉन्ग ड्यू था, और उसी के आधार पे इस काम को किया गया, और ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं तो स्तब्ध हूं कि अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। वो तो है, लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं कि इस पे बातें तो तमाम निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों के मन में भी बहुत कुछ है। लेकिन हम दर्शकों के साथ भी साझा करेंगे कि जो बड़े बदलाव इसमें जो प्रमुख रूप से हुए इन तीनों कानूनों में वो है क्या। लेकिन यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स इसके रहे कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो इन तीनों कानूनों में रखे गए हैं, ये हम आपके साथ साझा करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिन बड़े बदलावों की बात गौरव कर रहे थे आप, उनको दर्शकों को उससे रूबरू करा देते हैं कि आखिर वो कौन से बड़े बदलाव हुए हैं इन कानूनों में जिसके जरिए बहुत कुछ बदल जाने की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल नागरिकों के हितों के लिए ये कानून लाए गए हैं, लंबे वक्त से इनकी मांग थी और अब वो आए हैं। बिल्कुल, तो इनकी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो निखिल आपको बताएंगे कि क्या कुछ ये बड़े बदलाव हैं जो आपकी जिंदगी में भी बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये इन बदलावों के बारे में आपको बताते हैं कि नए भारत के नए कानून में दरअसल ये जो बदलाव है ये क्या है और किस तरह से ये बदलाव आते हैं और क्या इनके अंदर जो खासियत है वो क्या कुछ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, जिस तरह से आपने देखा कि ये 3 नए कानून है। पीड़ित केंद्रित है ये कानून, पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करना। तो 1 जुलाई से लागू होगी दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आए होंगे। 1 जुलाई से आज ये लागू हो चुका है और दंड जो कानून है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पीड़ितों को सशक्त किया जाएगा, ये बात समझने की जरूरत है कि दंड नहीं, अब न्याय पर जोर। पीड़ितों को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मिलेगी मान्यता।
पीड़ित भी जो है वो हितधारक रहेगा। किस तरह से हितधारक रहेगा वो आपको बताएंगे, चाहे वो अप्लाई जो एफआईआर है उसको सप्लाई करने से लेकर हो, चाहे उसके मुकदमे को लेकर के एक एक बात उस तक बताने की हो, उसको साझा करने की हो, उसकी बात होगी। तो अब एक हितधारक के रूप में जो पीड़ित है उसको एक ये जो पूरा आपराधिक मुकदमा चलेगा उसमें एक हितधारक के तौर पर जो पीड़ित है उसको मान्यता मिलेगी। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करेंगे, पीड़ित केंद्रित है यह कानून। उसके अलावा पीड़ित को मिलेगा हर सूचना का विस्तारित अधिकार, जिसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि जो मुकदमा है उससे जुड़ी हुई जो भी सूचना है उसका विस्तारित जो अधिकार है, यानी कि उससे जुड़ी हुई एक एक बात जो मुकदमे में चलेगी वो पीड़ित को बताई जाएगी। सिर्फ एफआईआर तक ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई जो पूरा ट्रायल है उस प्रोसीडिंग के दौरान उसको सब कुछ बताया जाएगा। पीड़ितों को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा करना है उद्देश्य। पीड़ितों को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा करना। पीड़ितों को मिलेगा जल्द न्याय, कार्यवाही के लिए तय हुई है समय सीमा। अब समय सीमा तय हो गई है तो जो बार बार कहा जा रहा है कि तारीख पर तारीख जो मिलती थी वो तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा। अब हर कार्रवाई के लिए समय सीमा तय है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा है। 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिए जाने होंगे और 90 दिन के अंदर ही ये, हालांकि एक्सटेंड किया जा सकता है 90 और दिन, लेकिन उसके पीछे उसका कारण बताना होगा। 60 दिनों में अदालत द्वारा तय करने होंगे आरोप। अब जो आरोप तय किए जाते हैं वो अदालत को भी बाध्य कर दिया गया है कि सिर्फ 60 दिन उसको दिए जाएंगे। 2 महीने के अंदर उनको अपने आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के अंदर अदालतों को देना होगा फैसला। अब केवल 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर यह फैसला अदालतों को देना होगा, वो बाध्य होंगी इसके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समय सीमा सभी के लिए निर्धारित की गई है, चाहे वो जांच हो, चाहे वो चार्जशीट फाइल करनी हो, चाहे वो जो आरोप है, जो चार्जेस फ्रेम करने हैं उनकी बात हो, या फिर जो जजमेंट है उसकी बात हो। फैसले की प्रति 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का नियम भी होगा अनिवार्य। नियम है दरअसल आज से लागू हो गया है, ये अनिवार्य हो गया है कि 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन जो फैसले की कॉपी है वो मिलनी जरूरी होगी और इससे भी बहुत सारी चीजें जो है वो जो पीड़ित है उसके लिए मुफीद हो सकेंगी। तो नए कानून जो लागू हुए हैं उसमें हम बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं भी दर्ज हो सकती है एफआईआर। ये ई एफआईआर या जीरो एफआईआर की जब हम बात करते हैं तो ये है जीरो एफआईआर कि अब देश के किसी भी हिस्से से, देश के किसी भी हिस्से में हम आ सकते हैं और उसको एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उस एफआईआर में ये जो है इसको कहा जाएगा जीरो एफआईआर, यानी कि अब दर दर भटकना नहीं होगा कि ये जी हमारे थाना क्षेत्र में नहीं पड़ता है, दूसरी जगह जाइए। 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने को भेजनी होगी जीरो एफआईआर और जो संबंधित थाना है, यानी कि एक तो कहीं से भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाना है उसको 15 दिनों के भीतर ये एफआईआर भेजनी होगी। 90 दिन में पुलिस को दाखिल करनी होगी चार्जशीट। ये हमने आपको बताया है कि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, 30 दिनों के अंदर फैसला आना होगा और ये सारी चीजें यानी कि जो टाइम बाउंड है उसको किया जाया है। न्याय प्रक्रिया और भी मजबूत हुई है, तेजी से होगी कार्रवाई, समय सीमा और भी निर्धारित हुई है। तो समय सीमा निर्धारित हुआ है, टाइम फ्रेम अब बांध दिया गया है। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर तय करने होंगे आरोप, ये बात हमने आपको बताई है। अदालतों में सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाएगा और 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उस फैसले की कॉपी आनी होगी। पुराने जो कानून थे आईपीसी में थी 511 धाराएं, नए कानून बीएनएस में अब 358 धाराएं रही हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, नए कानून बीएनएस में हुई हैं 531 धाराएं, यानी कि इसमें धाराएं बढ़ी हैं। नए कानून जो है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें जो है धाराएं बढ़ाई गई हैं। और ये जो पुराना कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें 167 धाराएं थी और कानून जो नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें 170 धाराएं हुए। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, तो कुछ बदलाव किया गया है, कुछ को कम किया गया है, कुछ को ज्यादा किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म करने पर मृत्युदंड या उम्र कैद, ये एक बड़ा बदलाव लेकर आया गया है, यानी कि इसको अब कानूनी जामा पहनाया गया है। पहले ये कोर्ट के आदेश पर चलता था। शादी का वादा करके धोखा देने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान हुआ है। इसी तरह से डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या पर कड़े कानून लेकर आए गए हैं।
तो ये भी, इस पर भी बड़ा कड़ा कानून लाया गया है। हिंसा, धमकी, डराने धमकाने और जबरदस्ती पर अब कड़ा एक्शन होगा। इसके साथ ही साथ डिजिटल साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के लिए भी मान्यता मिली है, जिसकी चर्चा अब से हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि डिजिटल साक्ष्यों को और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अब सेकेंडरी साक्ष्य नहीं बल्कि प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर देखा जाएगा। छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में की जाएगी समरी ट्रायल। इसमें समरी ट्रायल होगी। आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो अब देखा जा सकता है कि किस तरह से वेश्यावृत्ति या फिरौती, मानव तस्करी, संगठित अपराध, सिंडिकेट समूह पर कठोर दंड प्रक्रिया की गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है, इसको किस तरह से ये कहा गया है कि ये टाइम फ्रेम में तो होंगे ही, साथ ही साथ तमाम जो नए कानून हैं उसमें जो जोड़े गए हैं, जो नई धाराएं दरअसल गौरव जो जोड़ी गई हैं, और हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए, वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। उसके साथ ही साथ जो स्पीडी ट्रायल के लिए जो सबको टाइम फ्रेम जो तय किया गया है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने निखिल दर्शकों के सामने तमाम आंकड़े रखे और तमाम बड़ी बातों को बताया कि क्या बड़ा बदलाव अब की बार देखने को मिल रहा है। तो इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है आपके लिए खास, जिससे आपको इन तीनों कानूनों को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। विश्लेषण लगातार जारी है और चर्चा भी लगातार जारी है। कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर तमाम जो बड़े विश्लेषण हैं वो हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो तमाम परिवर्तन है वो हमने आपको दिखाया, बदलाव क्या क्या कुछ हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, कौन कौन से ऐसे नए अपराध हैं जो अपराध की श्रेणी में जोड़े गए हैं ये हमने आपको दिखाया। तो आज इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम रुक करेंगे, मैं रुक करना चाहूंगा विक्रम जी आप ही का, क्योंकि साफ तौर पर हम पुलिस की कार्यप्रणाली को जब देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है इंसान सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली, क्योंकि हम जिसकी अभी निखिल और हम लोग सब लोग बात भी कर रहे थे कि जो टाइम बाउंडेशन है कि इतने दिनों में चार्जशीट ये फाइल कर देनी होगी, इतने दिनों में कुछ आरोप भी तय हो जाएंगे, जांच पूरी कर ली जाएगी, कुछ आरोप भी तय किए जाएंगे जो कि न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अगर हम समझें तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कितना बड़ा बल, कितनी बड़ी मजबूती और कितना बड़ा भार आता हुआ नजर आएगा इन तीनों कानूनों से। इसके बहुत ज्यादा दूरगामी सकारात्मक परिणाम आएंगे। और मेरी तो छोड़ दीजिए, आपके पैनल में विद्वान अधिवक्तागण आशुतोष जी, संजय जी बैठे हैं। वो अगर कह रहे हैं, श्री महेश जेठमलानी जी कह रहे हैं, पिंकी आनंद जी कह रही हैं, हमारे यशस्वी मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सर कह रहे हैं, तो जाहिर है कि इन तीनों अधिनियमों में बहुत सुधार हुआ है और जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने की पूरी अब पुलिस प्रक्रिया के ऊपर हम आते हैं। आपने ये देखा होगा, पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फॉरेंसिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, और हर चीज समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और जनता का शोषण होता है वो क्यों होता है? विलंब से। एन केन प्रकारेण इन्वेस्टिगेशन में विलंब। अब आपके सामने 90 दिन का समय सीमा लगा दी है। हाँ, कुछ चीजों में ये देखा गया है कि वर्षों तक विवेचना चलती है। संजय जी आपको बताएंगे कि किसी न किसी बहाने से आपकी विवेचना लंबित रहे, क्योंकि उसके तरीके से हम मुवक्किल को दोहते चले जाएंगे। वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हम ट्रायल के ऊपर आ जाते हैं। समय सीमा बिल्कुल बंद गई, जो ट्रायल पे डिलेज होते थे वो बंद हो गए। हर चीज पारदर्शी है। वीडियोग्राफी और यहां तक कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ट्रायल प्रोसीजर हो रहे हैं। रेप की जो पीड़िता है उसकी वीडियोग्राफी और उसका बयान वीडियोग्राफी से होगा। सीन ऑफ क्राइम वीडियोग्राफी से कवर किया जाएगा। तो आपके देखिए, जो तथा कथित स्वविवेक से जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे, जो रास्ते खुले हुए थे, वो सब अब करीब करीब लगभग बंद हो चुके हैं। आपके सामने जो साक्ष्य है, अब गवाह अगर हॉस्टाइल होने की संभावना नगण्य हो जाती है। अब गवाह के अपने पक्ष से मुकरने की संभावना, जब हर चीज वीडियोग्राफी के ऊपर है, फोटोग्राफी के ऊपर है, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन है, तो हर चीज बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है।
अब आप इसके ऊपर आ जाइए, एब्सकॉन्डिंग एक्यूज, जो पलायित अपराधी है, जो भगोड़े अपराधी हैं, वो अब चाहे कहीं भी रहे, वो केवमैन आइलैंड्स में रहे, एंटीगुआ में रहे, पनामा में रहे, लेकिन केस यहीं चलेगा, सजा यहीं होगी और चल अचल संपत्ति सरकार के खाते में चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हुआ। और एक आखिरी बात, अब आगे आप देख लीजिए, जो भ्रष्ट राज सेवक होते थे उनका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन व्यवस्था अक्सर वर्षों तक नहीं देती थी। अब ये बड़ा अच्छा हो गया है, 120 दिन में अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, यानी कि अगर आपने दिया, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आ गया है और सरकारी नौकर चाहे डीजी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी, वो जाएगा जेल और नौकरी से होगा बर्खास्त। इन सब चीजों पे भी प्रकाश हमें डालना चाहिए। इसी तरीके से जी विक्रम सिंह जी आपके साथ आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आशुतोष कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से, ये कहा जाना आशुतोष जी कि ये जो कानून बने हैं इन पर पुराने कानूनों की ही छाया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा बदलाव लेकर आया गया है, विरोध के लिए विरोध, कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो बदलाव लाए गए वो ज़रूरी थे। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हिंदू लॉ में चेंजेस आए 1955 में, वो समाज के लिए ज़रूरी था। तो जो चेंज आ रहे हैं वो समाज के लिए ज़रूरी, ये जो लाया गया पॉलिटिकल डिस्कोर्स से अगर हम थोड़ा अलग हो जाएं तो देखिए सामाजिक रूप से इनकी ज़रूरत हो रही थी, क्योंकि क्राइम अगर देखिए तो 1860 में जो अपराध हो रहे थे वो प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस था। अब साइबर अपराध आ रहे हैं, आप कन्विक्ट कैसे करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करेंगे? तो प्रोविजंस चाहिए, वरना तो कल को देखिए कमिंग फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, मैं बोलूँगा एज अ लॉयर, मैं तो जाके एक डिफेंस ये ले लूँगा अगर डिफेंस साइड से आऊँगे साहब कि ये एडमिसिबल ही नहीं है। अब एडमिसिबल नहीं है तो बहुत बार ये कानून पे एक मजाक बन जाता है कि सभी को लोग को लगता है कि इस आदमी ने अपराध किया, लेकिन कोर्ट उसको सजा नहीं दे पाती है, क्योंकि कोर्ट के हाथ बंध जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के, वो लॉयर्स के, सभी के हाथ बंधे रहेंगे कि अगर कानून ना हो। देखिए, पावर तो हम लोग कानून से ड्रॉ करते हैं ना, अगर कानून ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कर देंगे? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कानून होना चाहिए, और एक कानून होना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए ये वाइडर डिस्कशन से ये कानून आया। ऐसा नहीं हो कि आज आ गया कल आ गया, और इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे। सो ये कहना मुझे लगता है मोर और लेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आशुतोष जी, ये जो डिजिटल साक्ष्यों की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर ये आ रहा है कि हमने पुराने जो दस्तावेजी जो साक्ष्य देखते थे हम, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती थी। इस वाले पॉइंट को अगर हम जनता के सामने रखें कि यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल वे में जब इसको कन्वे किया जाएगा तो इससे छेड़छाड़ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये कितना है? बिल्कुल कम हो जाती है। और अगर देखिए, कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ट्रेल होता है तो आप कुछ भी करेंगे तो ट्रेल होगा कि कहाँ से क्या हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा, जैसे सर ने भी पॉइंट आउट किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ह्यूमन है तो वो गवाही बदल सकता है, चीज़ें कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में उसके चांसेस नगण्य होते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसा मैम ने भी बोला था कि सेकेंडरी एविडेंस के बजाय उसको प्राइमरी एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत जगह हमारा कन्विक्शंस उन केसेस में काफ़ी हाई रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किए गए हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं था। अब जैसे CDR लगाना या और भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके आना, पुलिस के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्कोप बन जाता था। आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लुएंस का, और जब वो मैंडेटरी बन जाता है लॉ में तो एक क्वेश्चन आएगा ऑफिसर पे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और करना एक मैंडेटरी प्रोविजन है। सो लॉ बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा स्टेप है, और कहीं ना कहीं वो लूप होल्स भी प्लग करेगा कि जहाँ पे एक स्कोप बनता है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, संजय जी आपके पास आए उससे पहले एक बार मैं चाहूँगा कि पूर्व DGP विक्रम सिंह जी के पास जाएंगे। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि पुलिस अधिकारों का दुरुपयोग होगा, विक्रम सिंह जी, पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगी व्यवस्था, आपको लगता है कि इसमें क्या इस तरह की छूट है कहीं भी, या ये फिर भ्रांतियां हैं, जिसका अभी हमने एक थोड़ी देर पहले जो अपनी स्टोरी दिखाई थी जिसमें अमित शाह ने बताया था कि तमाम सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनको लेकर? निखिल जी, आपको फिर मैं ले चलता हूँ 1861 में पुलिस एक्ट में हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया। अब जब हर चीज की वीडियोग्राफी हो रही है, गिरफ्तारी में वीडियोग्राफी, तलाशी में वीडियोग्राफी, तो हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट नहीं होगी और खाना तलाशी में बटुआ और अंगूर भी दस्तयाब नहीं होगी। पुलिस के अत्याचार के, भ्रष्टाचार के सारे रास्ते एक बार में बंद हो गए, क्योंकि वीडियोग्राफी और पारदर्शिता आ गई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, कौन सा अतिक्रमण हो जाएगा?
आपकी हर चीज तो पारदर्शी है, वीडियोग्राफी भी चल रही है, पुलिस का जो स्वविवेक था जिसके आधार पर और विद्वान अधिवक्ता बैठे ये बताएंगे, ये सारा खेल जो है जहां अंधकार का विस्तार होता था वहां पे भ्रष्टाचार और अत्याचार होता था, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। किस बात का भ्रष्टाचार? ये तो मैंने जो 36 साल पुलिस से बताए हैं वो इसी बात का भ्रष्टाचार था, क्योंकि वहां कोई पुरसाए हाल नहीं था और लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में जब तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ी जाएगी, क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं होती थी। अब हर चीज की वीडियोग्राफी होगी, जो गिरफ्तारियां होंगी उनके ई रजिस्टर होंगे, हेबियस कॉर्पस आसान हो जाएगा, पुलिस का अत्याचार नगण्य हो जाएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बिल्कुल, और ये नजर भी आ रहा है क्योंकि कहते हैं ना कि वो कहावत भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये जो कार्यप्रणाली है, अगर हम इसको देखें, तीनों कानूनों को समझ कर अगर हम देखें, तो अगर केंद्र बिंदु इसका देखें तो वो पीड़ित है, पीड़ितों के इर्द गिर्द ही उनको इंसाफ दिलाने की प्रणाली को और मजबूत करने के लिए ही ये 3 नए कानून लाए हैं। संजय जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और पीड़ितों से जुड़ा ही मेरा सवाल है। जैसा कि हमने देखा कि पहले मुकदमा वापस लेने के लिए तमाम प्रक्रिया होती थी, लेकिन इन जो 3 ये जो कानून आए हैं, इसमें हमने देखा है कि अब ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि मतलब केस किया और उसके बाद वापस हो गया। पीड़ितों का पक्ष सुना जाएगा, पीड़ितों को बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा? हाँ, इसमें मैं ये जोड़ दूं कि क्या पहले जैसे आतंकियों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाते थे, तो क्या अब इस तरह की कोई व्यवस्था है कि राज्य सरकारों के ऊपर भी या सरकारों के ऊपर भी इस तरह की नकेल होगी? देखिए, मुकदमे वापस लेने की, गवाही को बदलने की, उसका जवाब बहुत बेहतरीन शब्दों में आदरणीय सिंह साहब ने दे दिया, विक्रम सिंह साहब ने। और वीडियोग्राफी, और देखिए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा साहब। बिल्कुल, आपको गवाही देनी है तो आपको कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन जुड़ जाइए और आपकी गवाही हो जाएगी। अब मैं इसके अलावा, आपने जो पूछा कि क्या मुकदमा वापस, एक बहुत अच्छी बहुत रोचक बात मेरे मित्र ने कही। उन्होंने ये बताया कि कई लैंडमार्क जजमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। मैं नंबर देता हूं आपको, 25 लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, उनको इसमें समावेशित किया गया है। अब एक उदाहरण, वो आपके सवाल का जवाब स्वतः मिल जाएगा। एक जजमेंट आया था, उसका नाम है दिनेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बड़ा रिसेंट 2024 जनवरी का है। उसमें यह कहा गया कि क्योंकि आपने फॉल्स केस किया है, आपके ऊपर इतना हर्जाना लगेगा। तो ये जजमेंट को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। और एक चीज और, मैं बार बार जहां पे भी जाता हूं ये बात जरूर कहता हूं कि ये कोई एक दिन में या 4 घंटे बैठ के ये कानून को नहीं बना दिया गया है, सघन प्रयास किए गए हैं। 158 विक्रम सिंह जी, 158 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं। इसके अलावा 158 से ज्यादा मीटिंग्स में स्वयं अमित शाह ने भाग लिया है, अदर देन ऑफिसर्स जो उनकी बीच में हुई, उसकी बात आप मैं उच्च स्तरीय, सर्वोच्च स्तरीय बता रहा हूं। और न केवल कोई एक यहां के 4 वकीलों से मिलके या 4, पूरे देश के जजेस, पूरे देश के इंपॉर्टेंट लॉयर्स, पुलिस के बड़े अधिकारी, सबको उनकी राय ली गई और एक एक चीज को खंगाल के इस बिंदु पे हम लोग आए हैं और तब जाके ये परिपक्व डॉक्यूमेंट बना। और एक बात और जो अंत में बहुत छोटी सी एक लाइन की है, वो ये है, देखिए जो कानून है वो ऐसा नहीं है कि आज बन गया अब कल उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। आवश्यकता अनुसार इस कानून में भी बदलाव आएंगे, इस कानून में भी और मजबूती और परिपक्वता देने के लिए चेंजेस किए जाएंगे। क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100 बार से ज्यादा अमेंड किया गया? क्योंकि मजबूती आए, समाज की सेवा के लिए बनाया गया है। तो इसमें भी अमेंडमेंट किए जा सकेंगे। एक चीज मैं चाहूंगा कि चलते चलते समय हमारे पास लगभग समाप्त हो रहा है। कम्युनिटी सर्विस, आशुतोष जी, ये जो प्रावधान है छोटे मोटे अपराधों के लिए या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए, इसको किस तरह से देखते हैं? और आशुतोष जी, इसी में से जुड़ा हुआ भी मेरा एक सवाल है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई यानी कि आज से ये कानून लागू है, इससे पहले से जो केसेस चल रहे थे, क्या उनको भी इसी से जोड़कर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी या अब से जिनके खिलाफ FIR होगी वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी? इन दोनों बातों को भी जनता को समझने की बहुत जरूरत है। कम्युनिटी सर्विस पे आते हैं, जैसे सर ने भी बोला, काफ़ी ऐसे जजमेंट्स आए थे जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस के लिए कोर्ट्स ने बोला भी था। तो लॉ का पर्पस हमेशा पिनिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हम किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं कि जहाँ लॉ का डर होना चाहिए। देखिए, डर होना नहीं चाहिए, न्याय के लिए लोग खुद आगे बढ़ के आएँ। और ये भी देखा जाता है कि कई कोई ऐसे अपराध हो जाते हैं जिसके लिए ऐसी सज़ा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा या कोई अपराध की तरफ मुखर हो जाए। सो कम्युनिटी सर्विस एक बहुत अच्छा प्रोविज़न जो लॉ में डाला गया है, क्योंकि जजमेंट से भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड है। सो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा
स्टेप है। दूसरा प्रोसीजरल लॉ, जैसे जानते होंगे प्रोसीजरल लॉज तो अप्लीकेबल उसी समय से हो जाते हैं, लेकिन कोई सब्सटेंशिव लॉ है जैसे आईपीसी को हटा के किया गया, तो जिस समय जो अपराध होता है उस समय जो एक्ट है वही अप्लीकेबल होता है, बट प्रोसीजरल लॉज अप्लीकेबल हो जाएंगे उन निश्चित तौर पर। विक्रम सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, फिर भी अगर आप कुछ सेकंड्स में कह सकें। जी, केवल 2 वाक्य। जी आदरणीय संजय जी की बात को कहते हुए, इसमें संसदीय समिति ने सारे वाइस चांसलर्स, मैं भी शामिल हूं उसमें। मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी ने आधे घंटे का था, 4 घंटे का अवसर मुझे दिया अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। कानून के जानकार, जजेस, सर्विंग पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एडवोकेट्स, तमाम मंथन और विचार विमर्श के बाद ये कानून आया है। और कहना कट कॉपी पेस्ट, अरे मर्डर तो मर्डर ही रहेगा, कट कॉपी पेस्ट क्या होगा? अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर तो अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें कौन सा हम क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएंगे? इसलिए वो पोर्शन तो यथावत रहेगा, लेकिन जो नए कानून समावेश हुआ है मैं उसको सलाम करता हूँ। नितिन जी, आपकी परमिशन से एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा, एक लाइन बहुत अहम है। कम्युनिटी सर्विस की जहां तक बात हुई, ये कोई भारत एकमात्र देश नहीं है, 42 से ज्यादा देश हैं जहां पे कम्युनिटी सर्विस को पेश किया जाता है एज ए क्राइम। और कितना पॉजिटिव है। हमारे अपने हाईकोर्ट में एक जज साहब थे, उन्होंने पेड़ लगाने की बात कही कि पेड़ लगाइए, दिस इज व्हाट, 100 पेड़ लगाएंगे आप। यही सब है हरि कथा अनंता। इस पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह जी आपका, संजय जी आपका, आशुतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन कानूनों पर इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर नए भारत के नए कानून में हमारी कोशिश थी कि विश्लेषण के साथ साथ इस पर चर्चा भी करें और आपके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करें, क्योंकि आज से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि नए भारत के नए कानून में बहुत कुछ खास है आपके लिए, जागरूकता और साफ तौर पर भी इस पूरे विषय में, इसलिए पब्लिक को भी हम अवेयर कर रहे हैं। लगातार इससे जुड़े हुए हम कार्यक्रम दिखा रहे हैं, क्या कुछ बदला है आपके हित में, यह हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मुझे और हमारे साथ में गौरव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।